इस वीडियो में हम ऐसी वेबसाइट बनाएंगे। कोड लिखना शुरू करने से पहले थोड़ी प्लानिंग कर लेते हैं। ज़्यादातर हर वेबसाइट के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसे कहा जाता है हेडर, सबसे नीचे वाला हिस्सा जिसे कहा जाता है फुटर, और हेडर और फुटर के बीच का ये हिस्सा जिसे कहा जाता है मेन एरिया। हम हेडर के लिए एक डिव बना लेंगे जिसे ब्लैक बैकग्राउंड दे देंगे। ऐसा ही एक डिव हम फुटर के लिए भी बना लेंगे और उसे येलो बैकग्राउंड दे देंगे, और फिर एक डिव बना लेंगे मेन एरिया के लिए। सर, पूरे हेडर को ब्लैक कलर देना है और पूरे फुटर को येलो कलर, इसलिए वहाँ तो डिव का यूज़ समझ आ रहा है, पर मेन एरिया में डिव ऐड करने की क्या ज़रूरत है? हमने पढ़ा था कि डिव एक बैग की तरह होता है। हम चाहते हैं कि वेबसाइट के हर हिस्से का कोड अलग अलग बैग में रहे, ताकि हर हिस्से को आसानी से इधर उधर किया जा सके। 3 डिव बनाने के बाद हम हेडर वाले डिव में 4 ए टैग लिखेंगे। फिर मेन एरिया वाले डिव में लिखेंगे एक हेडिंग, और उसके बाद लिखेंगे 3 पैराग्राफ। तीनों पैराग्राफ में जो हिस्सा क्लिकेबल है उसे ए टैग में डाल देंगे। फिर लिखेंगे एक और पैराग्राफ और उसके बाद 4 ए टैग्स। फिर इन ए टैग्स पर ग्रीन कलर का बॉर्डर लगा देंगे, और आखिर में हम फुटर में ये 4 ए टैग्स ऐड कर देंगे। इतना HTML कोड लिखने के बाद वेबसाइट पे कंटेंट तो सारा दिखने लगेगा, पर हमें CSS कोड लिखकर उसका डिज़ाइन सही करना पड़ेगा। चलो अब वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 डिव बना लेते हैं, और पहले डिव को आईडी दे देते हैं हेडर, दूसरे को मेन और तीसरे को फुटर। अब हेडर वाले डिव में लिखते हैं 4 ए टैग्स। आगे की वीडियोस में हम इस वेबसाइट के बाकी के पेजेस भी बनाएंगे, जैसे कि कोर्सेज पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, और उनके लिंक इन ए टैग्स में लिखेंगे। पर फिलहाल तो हमारे पास लिंक है नहीं, तो हम खाली href लिखकर छोड़ देते हैं। हेडर का कंटेंट तो पूरा हो गया। अब चलते हैं मेन एरिया की तरफ। मेन वाले डिव में लिखते हैं एक हेडिंग, वेलकम टू कोड योगी। फिर लिखते हैं 3 पी टैग, और इन पी टैग्स में जो हिस्सा क्लिकेबल है उसे एक ए टैग में डाल देते हैं। फिर लिखते हैं एक और पी टैग, और इसके बाद लिखते हैं 4 ए टैग्स। अब चलते हैं फुटर की तरफ। फुटर वाले डिव में लिख देते हैं 4 ए टैग्स। सारा कंटेंट ऐड करने के बाद हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। चलो अब CSS का कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे थोड़ी रीसेट CSS। अब हमारी वेबसाइट से ब्राउज़र की लगाई हुई पैडिंग और मार्जिन हट गई है। डिज़ाइन के हिसाब से सारे लिंक ग्रीन कलर के दिखने चाहिए, तो हम ए टैग पर लगा देते हैं कलर कोलन ग्रीन। अब हमारे सारे लिंक ग्रीन कलर के दिखने लग गए हैं, लेकिन हमें लिंक्स के नीचे ये लाइन नहीं चाहिए। ये तो ब्राउज़र खुद से लगा रहा है। इसे हटाने के लिए हम ए टैग पर लगा देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। देखो, अब सारे लिंक्स बिना अंडरलाइन के दिख रहे हैं। लेकिन सर, पिछली वीडियोस में तो हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन रीसेट CSS में लिखा था। हाँ, चाहो तो यहाँ से हटाकर रीसेट CSS में भी लिख सकते हो। डिज़ाइन में हेडर ब्लैक कलर का है और फुटर येलो कलर का, तो हेडर को दे देते हैं बैकग्राउंड ब्लैक और फुटर को दे देते हैं बैकग्राउंड येलो। हेडर और फुटर दोनों में चारों तरफ थोड़ी खाली जगह है, तो दोनों पे लगा देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल। चलो, ये तो हो गया। अब एक नज़र मारते हैं फुटर के इन लिंक्स पे। अभी ये लेफ्ट में आ रहे हैं, पर डिज़ाइन के हिसाब से तो ये राइट साइड में होने चाहिए, तो हम फुटर पर लगा देते हैं टेक्स्ट अलाइन राइट। अब हमारे फुटर के सारे लिंक्स राइट साइड में शिफ्ट हो गए हैं। हेडर के सारे लिंक्स एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हैं, और कुछ ऐसी ही कहानी फुटर के लिंक्स की भी है। लिंक्स के बीच में स्पेस देने के लिए हम ए टैग पर लगा देते हैं मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल।
लिंक्स के बीच में स्पेस तो दिखने लग गया, लेकिन हेडर में फर्स्ट लिंक से पहले एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है जो कि हम नहीं चाहते। हमें स्पेस ऐड करना है बस लिंक्स के बीच में, ठीक वैसे ही जैसे अभी फुटर के लिंक्स में आ रहा है। चलो ए टैग्स पर मार्जिन लेफ्ट की जगह मार्जिन राइट लगाकर देखते हैं। अब हमारे हेडर के लिंक्स में सही स्पेस दिख रहा है, लेकिन ये क्या, अब फुटर वाले लिंक्स के आखिर में एक्स्ट्रा स्पेस आने लग गया है। अगर ए टैग्स को मार्जिन लेफ्ट दो तो फुटर ठीक दिखता है, हेडर खराब हो जाता है, और अगर मार्जिन राइट दो तो हेडर ठीक दिखता है पर फुटर खराब हो जाता है। एक प्रॉब्लम और है, मेन एरिया के लिंक्स पे तो मार्जिन लगाना ही नहीं है, लेकिन अभी तो वहाँ भी लग रहा है, तो क्या करें? सर, हेडर के सारे ए टैग्स पे लगा देते हैं हेडर लिंक क्लास, और फुटर के सारे ए टैग्स पे लगा देते हैं फुटर लिंक क्लास। फिर हेडर लिंक क्लास पे लगा देंगे मार्जिन राइट और फुटर लिंक क्लास पे लगा देंगे मार्जिन लेफ्ट। और क्योंकि अब मार्जिन क्लास की हेल्प से लगा रहे हैं, इसलिए ए टैग से मार्जिन हटा देंगे। अब हेडर के लिंक्स भी सही दिख रहे हैं, फुटर के लिंक्स भी सही दिख रहे हैं, और मेन एरिया के लिंक्स में भी कोई बिना मतलब का मार्जिन नहीं आ रहा। ये तरीका भी सही है, लेकिन यही काम हम बिना क्लास बनाए भी कर सकते हैं। हेडर के सारे लिंक्स में से हेडर लिंक क्लास हटा दो। और CSS सेलेक्टर में हेडर लिंक क्लास की जगह लिख दो #header greater than a। अब ये रूल सेट उन ए टैग्स पे काम करेगा जिनके पेरेंट पर हेडर आईडी लगी हुई है, यानी कि ये चारों ए टैग्स। चलो यही काम फुटर के लिंक्स के लिए भी कर लेते हैं। फुटर के सारे लिंक्स से फुटर लिंक क्लास हटा देते हैं। और सेलेक्टर में फुटर लिंक क्लास हटाकर लिख देते हैं #footer greater than a। अब फुटर के लिंक्स में भी सही स्पेस दिख रहा है और हेडर के लिंक्स में भी। और सबसे अच्छी बात है, हमें सारे ए टैग्स पर जा जाकर कोई क्लास भी नहीं लगानी पड़ रही। डिज़ाइन के हिसाब से हेडर के लिंक्स के चारों तरफ एक ग्रीन कलर का बॉर्डर भी आना चाहिए। तो चलो हेडर वाले डिव पे लगा देते हैं बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। लेकिन ऐसा करने से तो बॉर्डर पूरे ब्लैक हेडर के चारों तरफ ऐड हो रहा है। हमें तो बॉर्डर ब्लैक हेडर के अंदर केवल लिंक्स के चारों तरफ चाहिए। तो चलो हेडर वाले डिव से बॉर्डर हटाकर हेडर के लिंक्स पे लगा देते हैं। लेकिन अब तो ये बॉर्डर चारों लिंक्स पर अलग अलग आ रहा है, यानी यहां भी बॉर्डर लगाना सही नहीं है। ये चारों लिंक्स इस ग्रीन डिब्बे के अंदर हैं और ग्रीन डब्बा खुद इस ब्लैक हेडर के अंदर है, यानी ये ग्रीन डब्बा इन लिंक्स का तो पेरेंट है पर हेडर वाले डिव का चिल्ड्रन है। तो हम हेडर वाले डिव के अंदर लिख देंगे एक नया डिव और फिर इन चारों ए टैग्स को डाल देंगे उस डिव के अंदर। अब हमें इस डिव को ग्रीन बॉर्डर देना है। उसके लिए इस डिव पर एक क्लास लगा देते हैं। क्लास का नाम हमने रख लिया लिंक बॉक्स। अब लिंक बॉक्स क्लास पे लगा देंगे बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। डिव एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसलिए ये ग्रीन बॉर्डर वाला डिव पूरी विड्थ ले रहा है और बॉर्डर लास्ट तक जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो बस कंटेंट के हिसाब से विड्थ ले, ताकि बॉर्डर केवल लिंक्स पर ही आए। तो क्या करें? सर, CSS से इस डिव को इनलाइन बना देते हैं। हमने पढ़ा था कि इनलाइन एलिमेंट पर टॉप और बॉटम बॉर्डर अच्छे से काम नहीं करते, पर हमें तो यहाँ बॉर्डर यूज करना है, इसलिए इनलाइन तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। सर, तो फिर इसको इनलाइन ब्लॉक बना देते हैं। बिल्कुल।
अब बॉर्डर सही दिख रहा है। चलो सेम यही चीज फुटर के साथ भी करते हैं। फुटर वाले डिव के अंदर लिखते हैं एक डिव और उसको क्लास दे देते हैं लिंक बॉक्स। फिर इन चारों ए टैग्स को इस डिव के अंदर डाल देते हैं। अब हमारे हेडर और फुटर दोनों में लिंक्स के चारों तरफ बॉर्डर ऐड हो गया है। लेकिन इस बॉर्डर के चक्कर में एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बता सकते हो क्या? हाँ सर, हेडर के लिंक्स के बीच में हमने जो मार्जिन ऐड करी थी वो तो गायब हो गई, और ऐसा ही फुटर के लिंक्स के साथ भी हुआ है। पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे कोड के हिसाब से ये मार्जिन उन लिंक्स पे लगेगी जो हेडर के चिल्ड्रन हों। पर लिंक अब हेडर के चिल्ड्रन नहीं हैं, वो अब इस ग्रीन बॉर्डर वाले डिव के चिल्ड्रन हैं। यानी हेडर के तो वो अब चिल्ड्रन नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। सेम ही कहानी फुटर के लिंक्स की भी है। लेकिन अगर हम इस ग्रेटर देन वाले साइन को हटाकर यहां बस खाली स्पेस छोड़ दें तो सेलेक्टर का मीनिंग बदल जाएगा। पहले मार्जिन सिर्फ उन लिंक्स पे लग रही थी जो हेडर के चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन पे नहीं। पर अब मार्जिन हेडर के अंदर के सभी लिंक्स पे लगेगी, फिर चाहे वो चिल्ड्रन हो, ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन। सेलेक्टर में ग्रेटर देन की जगह स्पेस लिखने से हमारे हेडर के लिंक्स का मार्जिन वापस आ गया है। चलो अब फुटर वाले रूल सेट में भी ग्रेटर देन की जगह स्पेस लगा देते हैं। हमारे हेडर और फुटर के लिंक्स का मार्जिन तो वापस आ गया, लेकिन साथ में पुरानी वाली प्रॉब्लम भी वापस आ गई। हेडर के लिंक्स के लास्ट में ये स्पेस आ रहा है जो कि हम नहीं चाहते। लेकिन सर, हमने ही स्पेस वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी थी। असल में ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व हुई ही नहीं थी, ये बस हमें दिखना बंद हो गई थी। हमने CSS में लिखा है कि हेडर के अंदर जितने भी लिंक्स हैं सब पे मार्जिन राइट लगाओ, तो लास्ट वाले ए टैग पर भी तो मार्जिन लगेगी ना। पहले ग्रीन बॉर्डर के ना होने की वजह से वो मार्जिन बाकी के खाली स्पेस में मिक्स हो जा रही थी, इसलिए उसका अलग से पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब ग्रीन बॉर्डर की वजह से वो साफ जाहिर हो रही है। मार्जिन राइट की जगह मार्जिन लेफ्ट दोगे तो भी प्रॉब्लम सेम ही रहेगी, बस स्पेस लास्ट से हटकर शुरू में दिखने लगेगा। ये ही फुटर में भी हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? सर, हमें मार्जिन लेफ्ट बाकी सब लिंक्स पे तो लगाना है, पर फर्स्ट लिंक पर नहीं। और वो कैसे करोगे? सर, ए टैग यूज करेंगे तो CSS सभी लिंक्स पे लगेगी, इसलिए ये दोनों रूल सेट हटा ही देते हैं। हमें एक क्लास बनानी होगी जिस पे मार्जिन लेफ्ट लगाओ। वो क्लास हम फर्स्ट लिंक को छोड़कर सभी लिंक्स पे लगा देंगे। ऐसा ही फुटर में भी करेंगे। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। कल को अगर हम हेडर या फुटर में कुछ और लिंक्स ऐड करेंगे तो उनको भी ये क्लास देनी पड़ेगी। अगर देना भूल गए तो उनके बीच में स्पेस नहीं आएगा। जाकर हर लिंक पे क्लास लगाने के बजाय एक काम और किया जा सकता है। किसी भी लिंक पे क्लास लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्लास की जगह सेलेक्टर में A+A लिख देना है। इसका मतलब अब उसी ए टैग पर मार्जिन लेफ्ट आएगी जिसका एक नंबर बड़ा भाई भी ए टैग ही हो। यानी हेडर में पहले लिंक पर यह सेलेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि उसके पास कोई बड़ा भाई ही नहीं है, लेकिन बाकी सब लिंक्स पर यह सेलेक्टर काम कर जाएगा। देखो, अब बिना क्लास के झंझट के लिंक्स के बीच में सही स्पेस दिखने लग गया है। लेकिन अब मेन एरिया के इन लिंक्स पर भी स्पेस आ रहा है। हमें ये स्पेस केवल हेडर और फुटर के लिंक्स में चाहिए। चलो इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। हमने इस सेलेक्टर के शुरू में हैश हेडर और लिख दिया।
अब मार्जिन लेफ्ट केवल उन ए टैग्स पर लगेगी जिनका एक नंबर बड़ा भाई एक ए टैग हो और उसके किसी पूर्वज पर हेडर आईडी लगी हो। अब मेन एरिया के लिंक्स से स्पेस हट गया है, अब सिर्फ हेडर के लिंक्स में स्पेस आ रहा है, लेकिन हमें ये स्पेस फुटर के लिंक्स में भी चाहिए। तो हम ऐसा ही एक रूल सेट फुटर के लिए भी लिख देंगे। देखो, अब फुटर के लिंक्स में भी स्पेस ऐड हो गया है। इन दोनों रूल सेट में सेम CSS रूल्स लिखे हुए हैं, तो फिर दो अलग अलग रूल सेट लिखने की ज़रूरत ही क्या है। हम एक ही रूल सेट में कॉमा लगाकर दोनों सेलेक्टर भी लिख सकते हैं। चलो अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। डिज़ाइन के हिसाब से ग्रीन बॉर्डर और लिंक्स के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। तो चलो ग्रीन बॉर्डर वाले लिंक बॉक्स पे 5 पिक्सल की पैडिंग लगा देते हैं। अब हेडर और फुटर दोनों सेम वैसे दिख रहे हैं जैसे हमें बनाने थे। चलो अब मेन एरिया पे फोकस करते हैं। मेन एरिया का सारा कंटेंट लेफ्ट साइड से थोड़ा हट कर आ रहा है, तो चलो मेन डिव को 20 पिक्सल की पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं। चलो स्पेस तो ऐड हो गया। अब देखते हैं इस हेडिंग को। डिज़ाइन के हिसाब से हेडिंग का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो H1 पे लगा देंगे फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। पर अभी भी हेडिंग छोटी ही लग रही है। चलो फॉन्ट साइज थोड़ा और बढ़ा कर देखते हैं। अब ठीक है। डिज़ाइन के हिसाब से हेडिंग और हेडर के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। यहाँ स्पेस ऐड करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हेडर को मार्जिन बॉटम दे दो ताकि मजबूरी में मेन डिव और साथ में हेडिंग भी नीचे खिसक जाए, या फिर मेन डिव को मार्जिन टॉप दे दो ताकि वो अपने मर्जी से ऊपर जगह छोड़कर शुरू हो। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हेडिंग को पैडिंग टॉप दे दो। पैडिंग ऐड होने की वजह से हेडिंग का कंटेंट नीचे मूव हो जाएगा, या फिर हेडिंग को मार्जिन टॉप दे दो। ऐसा करने पर पूरी हेडिंग ही जगह छोड़कर नीचे मूव हो जाएगी। या ये भी कर सकते हैं कि मेन डिव को पैडिंग टॉप दे दें। ऐसा करने पर मेन डिव का कंटेंट एरिया नीचे मूव हो जाएगा, और क्योंकि ये हेडिंग मेन डिव के कंटेंट का हिस्सा है इसलिए हेडिंग भी नीचे मूव हो जाएगी। सवाल है इनमें से कौन सा तरीका यूज करना सबसे अच्छा रहेगा। इसका जवाब चाहिए तो पहले ये सोचो कि तुम करना क्या चाह रहे हो। सर, हम यहाँ थोड़ा स्पेस ऐड करना चाहते हैं। और वो स्पेस कैसे ऐड करना चाहोगे? उसके लिए पूरे मेन एरिया को नीचे मूव करना चाहते हो, या मेन एरिया टॉप से ही शुरू करके उसके अंदर हेडिंग को नीचे मूव करना चाहते हो? सर, क्या फ़र्क पड़ता है, रिजल्ट तो सेम आएगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लो कि मेन एरिया पे पिंक बैकग्राउंड लगा हुआ है। अब बताओ क्या करना चाहोगे? पूरे मेन एरिया को नीचे मूव करना चाहोगे या सिर्फ हेडिंग को? सर, पूरा मेन एरिया तो नीचे मूव होकर बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि हेडर और मेन एरिया के बीच में ये सफ़ेद पट्टी आ जाएगी जो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। यानी मेन एरिया तो हेडर से चिपक कर ही शुरू होना चाहिए, हम बस हेडिंग को ही मूव करेंगे। यानी ये दोनों ऑप्शन तो ख़त्म हुए, क्योंकि ये तो पूरे मेन डिव को ही नीचे मूव कर रहे हैं। अब ये बताओ कि तुम पूरी हेडिंग को नीचे मूव करना चाहते हो या फिर बस उसके टेक्स्ट को? सर, हेडिंग और उसका टेक्स्ट दोनों एक ही चीज़ तो हैं। हेडिंग में टेक्स्ट के अलावा और है भी क्या? अभी भले ही हेडिंग में सिर्फ टेक्स्ट ही है, पर हो तो और भी चीज़ें सकती हैं ना, जैसे कि बॉर्डर। मान लो हेडिंग पे बॉर्डर लगा हुआ है। अब बताओ क्या चाहोगे, पूरी हेडिंग को मूव करना या सिर्फ उसके टेक्स्ट को? सर, सिर्फ टेक्स्ट मूव करेंगे तो दिखने में अजीब सा लगेगा, इसलिए हम पूरी हेडिंग को ही मूव करना चाहेंगे। यानी ये ऑप्शन भी गेम से बाहर हो गया। अब बचे ये दोनों ऑप्शंस। अच्छा, ये बताओ कि इस हेडिंग में ही कुछ स्पेशल है या यहाँ हेडिंग की जगह कुछ और होता तब भी हम ऊपर स्पेस छोड़ते? सर, हेडिंग हो या पैराग्राफ या कुछ और, जो भी यहाँ आएगा वो ऊपर चिपका हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। ये स्पेस तो यहाँ हर सूरत में आना ही चाहिए।
इसका मतलब इस स्पेस का हेडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। ये स्पेस तो मेन एरिया की डिमांड है, यानी हम हेडिंग को मार्जिन नहीं, मेन एरिया को पैडिंग देंगे। सर, कोडिंग में तो अक्सर एक काम को करने के कई तरीके होते हैं, तो क्या हमेशा ही इतना दिमाग लगाना पड़ेगा? और मान लो दिमाग लगाकर भी ना समझ आए कि कौन सा तरीका बेहतर है? अच्छे तरीके से कोड लिखना है तो बहुत इम्पोर्टेंट, पर अभी तो तुम बिल्कुल बिगिनर हो, इसलिए भले ही तरीका बेस्ट हो या ना हो, पर काम हो जाना चाहिए। जब भी कंफ्यूजन हो, बस एक बार सोचो कि कौन सा तरीका बेहतर रहेगा। अगर समझ आ जाए तो बढ़िया, पर ना आए तो टेंशन छोड़कर ABBB फॉर्मूला यूज करो। सर, ABBB बोले तो? ABBB मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो। देखो, ये कोड है, जिंदगी नहीं कि एक बार जो गलती कर दी वो ठीक ही नहीं हो सकती। अभी जो तरीका ठीक लगे वो बिंदास यूज़ करो। अगर उस तरीके में कोई प्रॉब्लम निकली तो बाद में चेंज कर लेंगे। धीरे धीरे समझ बढ़ती जाएगी कि कब कौन सा तरीका यूज़ करना सही रहता है। हमारा फाइनल डिसीज़न था कि हम ये स्पेस मेन डिव को पैडिंग देकर ऐड करेंगे। तो चलो मेन डिव को 60 पिक्सल की पैडिंग टॉप दे देते हैं। यहाँ तो स्पेस ऐड हो गया, पर हमें हेडिंग के नीचे भी थोड़ा स्पेस चाहिए, तो क्या करें? सर, H1 को मार्जिन बॉटम दे देते हैं। चलो ये तो हो गया। अब चलते हैं पैराग्राफ्स की तरफ। ये बहुत छोटे लग रहे हैं, पहले तो हम इनका साइज बढ़ा लेते हैं। पैराग्राफ पर लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सल। अब सारे पैराग्राफ्स का साइज ठीक लग रहा है, और पैराग्राफ के साथ साथ उनके अंदर के लिंक्स का साइज भी अपने आप बढ़ गया है, क्योंकि वो लिंक्स भी पैराग्राफ का ही हिस्सा हैं। डिज़ाइन के हिसाब से चारों पैराग्राफ के बीच में थोड़ा स्पेस आना चाहिए। अगर हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले पैराग्राफ को मार्जिन टॉप दे देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हमें लगानी है मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। पर सवाल है कि सेलेक्टर में क्या लिखें? सर, सेलेक्टर में लिख देते हैं P+P। फिर ये रूल सेट हर उस P टैग पर काम करेगा जिसका एक नंबर बड़ा भाई भी P टैग ही हो, यानी कि ये फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़कर बाकी सब पर काम करेगा। बिल्कुल सही। हमारे पैराग्राफ्स के बीच में भी स्पेस आ गया। अब बचे केवल मेन एरिया के ये 4 लिंक्स। चलो अब इनको डिज़ाइन करते हैं। चारों लिंक्स एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब चारों पे सेम CSS रूल्स लगाने होंगे। तो चलो इन चारों लिंक्स को अदर कोर्स नाम की क्लास दे देते हैं। डिज़ाइन के हिसाब से इन लिंक्स के चारों तरफ ग्रीन कलर का बॉर्डर आना चाहिए, और साथ ही थोड़ी पैडिंग भी आनी चाहिए। तो चलो अदर कोर्स क्लास पे लगा देते हैं 2 पिक्सल का ग्रीन बॉर्डर और पैडिंग 14 पिक्सल। लेकिन ये क्या, बॉर्डर पैराग्राफ के ऊपर आ रहा है, ऐसा क्यों? सर, क्योंकि ए इनलाइन एलिमेंट होता है, और इनलाइन एलिमेंट पर टॉप बॉटम बॉर्डर और टॉप बॉटम पैडिंग सही से काम नहीं करती। तो क्या करें? सर, इन लिंक्स को इनलाइन ब्लॉक बना देते हैं। अब सारे लिंक सही दिख रहे हैं। डिज़ाइन में लिंक्स के कोने गोल हैं, तो अदर कोर्स क्लास पे लगा देते हैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अब ये लिंक्स बिल्कुल डिज़ाइन वाले लिंक्स की तरह दिख रहे हैं। अब बस एक काम बचा है, इस फुटर को स्क्रीन में सबसे नीचे लेकर आना है। उसके लिए फुटर वाले डिव पे लगा देते हैं मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। फुटर थोड़ा नीचे तो आ गया, लेकिन स्क्रीन के लास्ट तक अभी भी नहीं पहुंचा। तो चलो मार्जिन टॉप थोड़ा बढ़ा देते हैं। हमारा फुटर स्क्रीन के लास्ट में पहुंच तो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये मार्जिन वाला सॉल्यूशन तो बस हमारी स्क्रीन जितनी बड़ी स्क्रीन्स के लिए है। अगर स्क्रीन की हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी तो फुटर फिर से बीच में लटक जाएगा, या अगर स्क्रीन थोड़ी सी भी छोटी हो गई तो ये फुटर स्क्रीन से बाहर चला जाएगा और स्क्रीन में स्क्रॉल बार आ जाएगा। मतलब मार्जिन देकर फुटर को लास्ट में मूव करना अच्छा आइडिया नहीं है, इसलिए फुटर से मार्जिन तो हटा देते हैं। अब ध्यान से समझते हैं कि हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं
कि हेडर बिल्कुल टॉप पे आए और फुटर बिल्कुल नीचे। उसके बाद व्यू पोर्ट में जितनी भी जगह बाकी बचे वो मेन डिव कवर कर ले। हमारे हेडर की टोटल हाइट है 76 पिक्सल और फुटर की भी 76 पिक्सल। व्यू पोर्ट कितना भी बड़ा या छोटा हो ये तो 76 पिक्सल ही रहेंगे, यानी दोनों की हाइट जोड़कर हो जाएगी 152 पिक्सल। अगर पिक्सल में नापेंगे तो हर स्क्रीन का साइज अलग अलग हो सकता है, पर VH यूनिट में तो सबका साइज 100 VH ही होगा ना। अगर हम 100 VH में से हेडर और फुटर की हाइट घटा दें तो हमारे पास मेन डिव की हाइट आ जाएगी। CSS में इस तरह की कैलकुलेशन के लिए होता है कैल्क फंक्शन। कैल्क फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें लिखना होगा कैल्क, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस और दोनों पैरेंथेसिस के बीच में लिखना होगा कैलकुलेशन का फॉर्मूला। यानी हमें मेन डिव की हाइट में लिखना चाहिए कैल्क, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस और दोनों पैरेंथेसिस के बीच में 100 VH माइनस 152 पिक्सल्स। चलो देखते हैं अब वेबसाइट कैसी दिख रही है। सर मेन डिव को जितनी हाइट लेनी चाहिए थी वो उससे थोड़ी ज़्यादा ले रहा है। इस वजह से फुटर तो स्क्रीन से बाहर जा रहा है। फुटर देखने के लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है। सर हमसे फॉर्मूले में कोई गड़बड़ हुई है क्या? फॉर्मूला तो ठीक है, गड़बड़ कुछ और है। हाइट प्रॉपर्टी तो सिर्फ कंटेंट एरिया की हाइट सेट करेगी ना। यहाँ ये 100 VH माइनस 152 पिक्सल तो मेन डिव के कंटेंट एरिया की हाइट हुई। इसमें मेन डिव की पैडिंग जोड़ो और मेन डिव का बॉर्डर जोड़ो, तब जाके मेन डिव की पूरी हाइट निकलेगी। पर हम चाहते हैं कि 100 VH माइनस 152 पिक्सल हाइट पूरे मेन डिव की हो, उसके कंटेंट एरिया की नहीं। तो क्या करें? सर हमें मेन डिव पे लगाना होगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। वेरी गुड। अब हमारी वेबसाइट में फुटर स्क्रीन के लास्ट में दिख रहा है और स्क्रीन साइज के हिसाब से एडजस्ट भी हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम अभी भी है। मान लो स्क्रीन की हाइट बहुत ही कम है। हमारे कोड के हिसाब से हेडर आ जाएगा टॉप पे और फुटर नीचे। बीच में जितनी भी जगह बाकी बचेगी वो मेन एरिया को मिल जाएगी, लेकिन छोटी स्क्रीन पर तो बीच में जगह ही बहुत कम बचेगी। उतनी जगह में तो मेन एरिया का कंटेंट पूरा आ ही नहीं पाएगा। ऐसे में मेन एरिया का कंटेंट फुटर के ऊपर से ओवरफ्लो करेगा, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो समझते हैं कि हम चाहते क्या हैं। अगर मेन एरिया की हाइट इस वैल्यू से कम होगी तो फुटर स्क्रीन के बॉटम में ना आकर कहीं बीच में लटक जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मेन एरिया की हाइट कभी भी इस वैल्यू से कम ना हो, पर ज़रूरत पड़ने पे इससे ज़्यादा हो सकती है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो मेन एरिया की हाइट 100 VH माइनस 150 पिक्सल के बराबर या ज़रूरत पड़ने पर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सर बात तो समझ आ गई, पर ये हम CSS में कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है। हाइट की जगह मिन हाइट लिख देंगे। मिन हाइट का मतलब ये मिनिमम हाइट है, यानी हाइट इस वैल्यू से ज़्यादा तो हो सकती है पर कम कभी नहीं हो सकती। बड़ी स्क्रीन पे 100 VH माइनस 156 पिक्सल हाइट में मेन डिव का सारा कंटेंट आ जाएगा, इसलिए मेन डिव उतनी ही हाइट लेगा। लेकिन छोटी स्क्रीन पे जब इतनी हाइट कम पड़ेगी तो वो कंटेंट को कवर करने के लिए ज़्यादा हाइट लेने लगेगा। ऐसे में एक प्रॉब्लम तो होगी, फुटर स्क्रीन के बाहर चला जाएगा और स्क्रॉल करने पर ही दिखेगा, लेकिन इतनी छोटी स्क्रीन पे कुछ और किया भी नहीं जा सकता। सब कुछ ठीक हो गया है, बस एक आखिरी प्रॉब्लम बची है। छोटी स्क्रीन में मेन एरिया के लिंक्स फुटर के साथ चिपक कर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्क्रीन कितनी भी छोटी हो, लिंक्स और फुटर के बीच में थोड़ा सा स्पेस तो हमेशा आए। इसलिए हम मेन डिव को 60 पिक्सल की पैडिंग बॉटम दे देते हैं। हमने मेन डिव पर 3 साइड से पैडिंग लगाई हुई है और तीनों पैडिंग अलग अलग लिखी हैं।
इनको अलग अलग लिखने के बजाय एक साथ भी लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे पैडिंग टॉप, फिर पैडिंग राइट, उसके बाद पैडिंग बॉटम और आखिर में पैडिंग लेफ्ट। अब हमारी वेबसाइट बिल्कुल वैसी बन गई है जैसी हम बनाना चाहते थे।